और अब देखिए बिना ब्रेक 25 बड़ी खबरें। 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। आयोग ने पेंशन में 24% और मूल वेतन में 16% और सालाना 3% की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने की भी सिफारिश हुई है। सरकार अगर ये सिफारिशें मंजूर कर लेती है तो इन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशन पाने वालों को इसका फायदा होगा। नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पटना के मशहूर गांधी मैदान में होगा। शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और अब सबको इंतजार है उस वक्त का जब नीतीश कुमार 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सहित कई बड़ी राजनीतिक हस्तियां शामिल हो सकती हैं। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र को भी न्योता दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण में नहीं जाने का फैसला किया। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण की पूरी कवरेज आप सुबह 11 बजे से अपने चैनल एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव वैशाली जिले के राघोपुर से जीतकर पहली बार विधायक बने हैं। सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में जेडीयू और आरजेडी कोटे से 12 मंत्री शामिल होंगे, जबकि कांग्रेस के कोटे से 4 मंत्री बनेंगे। आपका चैनल एबीपी न्यूज बिहार चुनाव के नतीजों के दिन नंबर 1 रहा है। जी हां, 8 नवंबर को यानी चुनाव नतीजों के दिन एबीपी न्यूज की रेटिंग सबसे ज्यादा रही 19%। शीना बोरा मर्डर केस में सीबीआई ने स्टार ग्रुप के पूर्व सीईओ और इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी को गिरफ्तार किया। इंद्राणी शीना की मां है। पीटर मुखर्जी पर शीना बोरा की हत्या के मामले में कई अहम जानकारियां छिपाने का आरोप है। सीबीआई ने चार्जशीट में इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को आरोपी बनाया है। शीना बोरा की हत्या 2012 में हुई थी, लेकिन खुलासा इसी साल अगस्त महीने में हुआ था। दिल्ली के संगम विहार के प्राइवेट स्कूल में मिला है 6 महीने की बच्ची का भ्रूण। स्कूल के लैब में भ्रूण के साथ साथ कुछ दुर्लभ प्रजाति के जीव भी मिले हैं। वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बिना इजाजत जिंदा या मृत जीवों को रखना अपराध है। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के एनजीओ के साथ स्कूल की लैब में छापा मारा था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। हालांकि यह रहस्य बना हुआ है कि स्कूल में कन्या भ्रूण कैसे और क्यों लाया गया था। फ्रांस सरकार ने पेरिस हमले के मास्टरमाइंड अब्देल हमीद अबाउद के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। बुधवार को पेरिस के सेंट डेनिस इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था, जहां हामिद एक बिल्डिंग में छुपा हुआ था। एनकाउंटर के दौरान एक महिला ने खुद को बम से उड़ा लिया था, जबकि दूसरा आतंकी मारा गया था। अब फ्रांस सरकार ने साफ कर दिया है कि जो आतंकी मारा गया था वो पेरिस हमले का मास्टरमाइंड अब्देल हमीद अबाउद था। इस बीच फ्रांस सरकार ने 3 महीने की इमरजेंसी का ऐलान किया और इस दौरान सोशल मीडिया पर भी बैन लगा सकती है सरकार। पेरिस के सेंट डेनिस में पुलिस कार्रवाई के दौरान खुद को बम से उड़ाने वाली महिला हसना की कुछ चौंकाने वाली तस्वीरों और सेल्फी सामने आई है। ये तस्वीरें और सेल्फी डेली मेल अखबार ने छापी है। हसना के भाई यूसुफ ने बताया है कि हसना जरा भी धार्मिक नहीं थी और ना ही वो कभी कुरान पढ़ती थी। उसने नकाब पहनना भी 1 महीने पहले ही शुरू किया था। 26 साल की हसना के रिश्तेदारों और परिचितों के मुताबिक वो एक ऐसी लड़की थी जो शराब और सिगरेट पीने के लिए बदनाम थी और उसके कई बॉयफ्रेंड्स थे। आतंकी संगठन आईएस ने वीडियो जारी करके दी है अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास व्हाइट हाउस को निशाना बनाने की धमकी। डेली मेल अखबार के हवाले से यह खबर आ रही है, जिसमें दाढ़ी वाला एक शख्स अल्लाह के नाम पर व्हाइट हाउस को धुआं करने की धमकी दे रहा है। वो लगातार कह रहा है कि अल्लाह की इच्छा है कि व्हाइट हाउस को आग से काला कर दे। बताया जा रहा है कि आईएस के कब्जे वाले इराक के दिलजा प्रांत में कहीं ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। पेरिस हमले के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा सीरिया में जमीनी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क एनबीसी न्यूज के एक ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 65% लोग आईएस से लड़ने के लिए और फौज भेजने के पक्ष में हैं। सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 10 में से 6 लोग आईएस से लड़ने के लिए ज्यादा फौजी भेजने के पक्ष में हैं। 58% लोगों ने कहा है कि आतंक को हराने के लिए सैन्य कार्रवाई ही निर्णायक होगी। ये सर्वे पेरिस हमले के 2 दिन बाद हुआ है और
तब तक आईएस ने अमेरिका पर हमले की धमकी नहीं दी थी। भारत के खिलाफ हमले के लिए लश्कर से हाथ मिला सकता आतंकवादी संगठन आईएसआईएस। जी हां, ये कहना है 16 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल और आरआर निंभोरकर का। लेफ्टिनेंट जनरल निंभोरकर के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों को तैयार करने के लिए करीब 35 कैंप चलाए जा रहे हैं, जिनमें से करीब 300 आतंकवादी सीमा पार से भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने अपनी किताब डायल डी फॉर डॉन में कहा है कि जब वो सीबीआई में थे तब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से उनकी फोन पर बातचीत हुई थी। नीरज कुमार के मुताबिक दाऊद ये दावा करता था कि मुंबई में 1993 का ब्लास्ट उसने नहीं करवाया। 26/11 के मुंबई हमलों का आरोपी डेविड कोलमैन हेडली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई की टाडा कोर्ट में गवाही देने को तैयार है। डेविड कोलमैन हेडली के वकील ने वॉशिंगटन में दिया ये संकेत। हेडली पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक है और आतंकवादी संगठन लश्कर के लिए काम करता था। मुंबई हमले के लिए उसने रेकी की थी। उसकी गवाही 10 दिसंबर को हो सकती है। अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली मुंबई हमलों के केस में 35 साल की सजा काट रहा है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर भारत के अलावा ब्रिटेन की नागरिकता रखने का आरोप लगाया है। स्वामी के आरोपों से भड़के राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं तो फिर सरकार उन्हें जेल में डाल दे। इंदिरा गांधी की जयंती पर हुए कार्यक्रम में बोलते हुए राहुल गांधी ने आरएसएस पर दंगे करवाने का आरोप भी लगाया है। आम आदमी पार्टी के नेता एचएस फुल्का ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों के संदर्भ में कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। एबीपी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोल्ड डिपॉजिट स्कीम शुरुआत में ही फीकी साबित हो रही है, क्योंकि अब तक सिर्फ उसमें 400 ग्राम सोना ही जमा कराया गया है। पीएम मोदी ने 2 हफ्ते पहले इस स्कीम को शुरू किया था और इस स्कीम में करीब 20,000 टन सोना इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से घरों में रखे सोने को बैंकों में जमा कराने की अपील की थी, जिस पर ब्याज का ऑफर दिया गया था। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक 2 हफ्ते बाद गोल्ड डिपॉजिट स्कीम में सिर्फ 400 ग्राम सोना ही जमा हो पाया है। इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की दिशा दशा सही नहीं है। इससे पहले मनमोहन सिंह आश्रम शून्यता के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 11 बजे मलेशिया और सिंगापुर के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री का यह दौरा 21 नवंबर से 24 नवंबर तक है। मलेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आसियान शिखर सम्मेलन और ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की ये सिंगापुर की दूसरी यात्रा है। हाल ही में मोदी ब्रिटेन और तुर्की गए थे। हरियाणा की बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने भगवत गीता के बारे में दिया है चौंकाने वाला बयान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भारतीय कला में गीता की प्रासंगिकता विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में राव नरबीर ने कहा कि ये मेरी बदकिस्मती है कि गीता से जुड़े विषय पर आयोजित सेमिनार में मुझे बुलाया गया है, क्योंकि गीता में कई बातें मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा ट्रेड फेयर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। 14 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले के शुरुआती दिन 5 दिन कारोबारियों के लिए निर्धारित थे और 5 दिन खत्म होने के बाद अब ट्रेड फेयर आम आदमियों के लिए खोल दिया गया है। ट्रेड फेयर के टिकट प्रगति मैदान के अलावा सभी मेट्रो स्टेशन पर मिल रहे हैं। 3 दिसंबर को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेले जाने वाले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे टेस्ट के लिए रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मैच के लिए हरी झंडी देते हुए डीटीसीए को दिल्ली सरकार को 1 करोड़ रुपए मनोरंजन टैक्स अदा करने का आदेश दिया है। वहीं दिल्ली सरकार से यह भी कहा है कि वो एनओसी नहीं रोके। इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी को भी निर्देश दिया था कि वो डीटीसीए को मैच करवाने के लिए एनओसी जारी करे। हॉलीवुड की मशहूर जेम्स बॉन्ड सीरीज की नई फिल्म स्पेक्टर आज भारत में रिलीज हो रही है। फिल्म की चर्चा दरअसल इसलिए भी हो रही है क्योंकि सेंसर बोर्ड ने अभिनेता डेनियल क्रेग और अभिनेत्री मोनिका बेलुची की फिल्म की किसिंग सीन पर कैंची चला दिया है।
सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया है। सेंसर बोर्ड की इस कैंची के विरोध में लोग फेसबुक, ट्विटर पर हैशटैग बनाकर फिल्म को संस्कारी जेम्स बॉन्ड कह रहे हैं। सलमान खान और सोनम कपूर की फिल्म प्रेम रतन धन पायो बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचा रही है। फिल्म ने एक हफ्ते में 165 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। राशि प्रोडक्शंस की फिल्म प्रेम रतन धन पायो ने बुधवार को 10 करोड़ 2 लाख की कमाई की। फिल्म का कुल कारोबार 165 करोड़ 45 लाख रुपए हो चुका है। जानकारों के मुताबिक आने वाले वीकेंड तक फिल्म 200 करोड़ के पार जा सकती है। अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री काजोल की आने वाली फिल्म दिलवाले का पहला गाना गिरुआ मुंबई में हुआ रिलीज। गाने की लॉन्चिंग के दौरान फिल्म के सितारे वरुण धवन और कृति सेना ने जमकर ठुमके लगाए। फिल्म दिलवाले का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है, जो 18 दिसंबर को रिलीज होगी। जापान की माहिरा टकानो कराटे की मशहूर खिलाड़ी है और वो गाने की धुन पर कराटे करती हैं। माहिरो का ये वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो चुका है। माहिरो 2020 में होने वाले टोक्यो ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतना चाहती है। हालांकि कराटे ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है, लेकिन उसे उम्मीद है कि कराटे को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाएगा। जापान ने माहिरो टकानो की काबिलियत को देखते हुए उसे कराटे का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है।